बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 67 के साथ सुन चुके हैं और अब किस नंबर 68 मुलाहिजा फरमाएं। सबीना को सब कुछ याद आ रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया था। और फिर जब वो लोग भी मलक तोती खान के गांव पहुंचे थे तो मुल्ला नसीरुद्दीन कितना खुश हुआ था। शाहपरी कितना खुश हुई थी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने इन्हें हिफाजत का यकीन दिलाया था और बिलाकर इन्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। समीना की आंखें भीग गई। मेरा ख्याल था तुम बहुत बाहिम्मत होगी और तुम शाहपरी को सहारा दोगी, लेकिन तुम तो खुद रोने लगी। शारिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, बात ही ऐसी है, मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकी। समीना ने आंसू पूंछते हुए जवाब दिया, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। अपने पीछे पत्थरों के लुढ़कने की आवाज सुनकर वो दोनों चौंक गए। इन्होंने बैक वक्त पीछे मुड़कर देखा। शाहपरी को अपने से चंद कदम के फासले पर खड़े देखकर शारिक के दिमाग में तेज सनसनाहट होने लगी। वो न जाने कब से वहां खड़ी इनकी बातें सुन रही थी। मैंने सुन लिया है, सब कुछ सुन लिया है। शाहपरी की आवाज जैसे हल्क में फंस रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल पीला हो रहा था। उसकी आंखें बंद हो गई और वो खड़े खड़े लहराने लगी। समीना दौड़कर उससे लिपट गई। शाहपरी बेहोश हो चुकी थी। अगर समीना बर वक्त उसे ना संभाल लेती तो वो यकीनन गिर जाती। शारिक भी दौड़कर उनके करीब पहुंच गया और दोनों ने शाहपरी को सहारा देकर जमीन पर लिटा दिया। शारिक उसके मुंह पर पानी के छींटे लगाने लगा। नौलखा और मोहम्मद उमर ने भी देख लिया और वो दोनों भी दौड़कर इनके करीब आ गए। क्या हुआ इस लड़की को? मोहम्मद उमर ने पूछा। वो भी सूरत से एकदम आवाज बाख्ता हो गया था। सदमे से बेहोश हो गई है, शारिक ने कहा और चुल्लू में पानी लेकर शाहपरी के हल्क में टपकाने लगा। मां ने इसकी आगोश में दम तोड़ा था। ये उस सदमे को आसानी से नहीं भूल सकेगी। मोहम्मद उमर ने करीब बैठते हुए कहा, मां का सदमा तो इसने किसी तरह बर्दाश्त कर ही लिया, मगर बाप की मौत की खबर इसके आवाज पर बिजली बनकर गिरी है। शारिक ने कहा, बाप की मौत की खबर? मैं समझा नहीं। मोहम्मद उमर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। हाँ, शारिक ने इस बात में सर हिलाया। इसका बाप मलिक तोती खान की हवेली में पुलिस के हाथों कत्ल हो गया था। मैंने सोचा कि किसी मुनासिब वक्त पर उसे बता दूंगा, लेकिन वहां से फरार होते हुए तहखाने की सुरंग में इसकी मां को बिच्छू ने डांस लिया। वो मर गई। मैंने इसके बाप की मौत की खबर छुपाई। अब मैं समीना को समझा रहा था कि किसी मुनासिब तरीके से इसे बाप की मौत का भी बता दिया जाए, और इसने हमारी बातें सुन ली। शारिक शाहपरी के मुंह पर पानी के छींटे मार रहा था। कुछ देर बाद शाहपरी होश में आ गई। वो कुछ देर तक अजीब सी नजरों से बारी बारी इनकी तरफ देखती रही, फिर उठकर समीना से लिपट गई और दाढ़े मार मार कर रोने लगी। उनमें से किसी ने उसे चुप कराने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनके ख्याल में इसका रो लेना ही बेहतर था। इस तरह उसके दिल का गुबार हल्का हो जाता। शाहपरी की वजह से उन्हें 1 घंटा वहां मजीद इंतजार करना पड़ा और फिर वो घोड़ों पर सवार होकर दरिया के साथ साथ चलते रहे। तकरीबन 2 घंटों की मुसाफिर के बाद उन्होंने दरिया पार कर लिया। वादी के इख्तिताम पर वो एक बार फिर ऊंचे पहाड़ों में दाखिल हो गए। उनका सफर सूरज गुरूब होने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। वो कई घंटों से घोड़ों की पुश्त पर सवार थे और बुरी तरह थक गए थे। अभी हमें कितना और दूर जाना है मोहम्मद उमर? समीना ने बिलाकर पूछ ही लिया। उसे अपने से ज्यादा शाहपरी की फिक्र थी, जिसका घोड़ा उसके साथ साथ चल रहा था और घोड़े पर बैठी हुई शाहपरी बार बार झूल रही थी। तकरीबन 1 घंटा, मोहम्मद उमर ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद वो एक तंग से रास्ते में दाखिल हो गए। दोनों तरफ अमूदी चट्टानें थी और रास्ता इस कदर तंग था कि 2 घोड़े पहलू बपहलू बमुश्किल चल सकते थे, लेकिन वो लोग सिंगल लाइन में चल रहे थे। सबसे आगे मोहम्मद उमर था और आखिर में शारिक। वो गर्दन उठाए इधर उधर देख रहा था। दोनों तरफ चट्टानें तकरीबन 100 फुट ऊंची थी, जिन्हें देखकर खौफ आ रहा था। लगता था जैसे किसी भी वक्त गिर जाएगी। ये चट्टान पहले यकीनन एक ही रही होगी और किसी वक्त जलजले से बढ़कर 2 हिस्सों में तकसीम हो गई होगी। ये तंग सा रास्ता शाम की तरह बल खाता हुआ सा था। वो तकरीबन आधे घंटे तक उस रास्ते पर चलते रहे और बिलाकर एक खुली जगह पर पहुंच गए। ये एक चट्टान थी जिसकी चौड़ाई 100 फुट और लंबाई 150 फुट रही होगी। उसके 3 अतराफ में बंद चट्टानें उठी हुई थी और एक तरफ अमूदी ढुलान थी। उस ढुलान के इख्तिताम पर तहद्दे नजर वसीउ अरीज वादी फैली हुई थी और उस वादी में बहुत दूर नशेब में रोशनियां टिमटिमाती हुई दिखाई दे रही थी। वो रोशनियां कैसी हैं? शारिक ने पूछा। जरोक शहर, उमर ने जवाब दिया। शारिक उस तरफ देखने लगा। रोशनियों के फैलाव से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो शहर ज्यादा बड़ा नहीं था। वो लोग घोड़ों से उतर आए थे। मोहम्मद उमर अपने घोड़े की लगाम पकड़े दाईं तरफ चट्टान में एक तंग सी दराड़ में दाखिल हो गया। इन लोगों ने भी उसकी तकलीद की थी। उस दराड़ के इख्तिताम पर भी 20-30 फुट चौड़ी खुली जगह थी और सामने एक बहुत बड़े गार का दहाना नजर आ रहा था। गार का दहाना इतना बड़ा था कि एक ट्रक उसमें आसानी से दाखिल हो सकता था। वो लोग जैसे उस तंग सी दराड़ से बाहर निकले, 2 आदमी किसी तरफ से नमूदार हुए। उन दोनों के हाथों में कलाशिनकोफ राइफलें थी, लेकिन राइफलों की नालें नीचे की तरफ झुकी हुई थी।
انہوں نے آگے بڑھ کر بڑی گرم جوشی سے پہلے محمد عمر سے، پھر شارق اور 9 لکھے سے ہاتھ ملایا اور پھر سمینہ اور شاہ پری کی طرف دیکھنے لگے۔ ان دونوں لڑکیوں کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑے باتیں کرتے رہے، پھر غار میں آ گئے۔ تقریباً 10 گز آگے جا کر غار دائیں طرف مڑ گیا۔ اس طرف تیز روشنی تھی، مختلف جگہوں پر 2 پیٹرو میکس جل رہے تھے۔ دیواروں کے ساتھ ساتھ غار کے فرش پر بستر بچھے ہوئے تھے۔ 7 آدمی غار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بھی گرم جوشی سے ان لوگوں سے ہاتھ ملایا۔ محمد عمر، یہ کون لوگ ہیں؟ تم انہیں یہاں کیوں لائے ہو؟ ان میں سے ایک نے محمد عمر کی طرف دیکھتے ہوئے پشتو میں پوچھا۔ یہ تور خان کے مہمان ہیں، محمد عمر نے جواب دیا۔ موسیٰ خان وہ اس شخص کی طرف دیکھ کر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تور خان نے کہا تھا کہ ان لوگوں کا خیال رکھا جائے اور انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ خود بھی 1-2 دن بعد یہاں پہنچ جائے گا۔ تم فکر مت کرو، ہم ان کا بہت خیال رکھے گا۔ موسیٰ خان نے جواب دی اور عجیب سی نظروں سے سمینہ اور شاہ پری کی طرف دیکھا۔ شارق نے موسیٰ خان کی نظروں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ کسی بھی وقت اس کی نیت میں فتور آ سکتا ہے۔ یہ لوگ نہ جانے کب سے ان پہاڑوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اتنا عرصہ وہ عورت سے دور رہے تھے اور اب 2 جوان اور حسین عورتیں ان کے سامنے تھی۔ ان کی نیت کسی وقت بھی بدل سکتی تھی۔ غار میں بیٹھے ہوئے اور لوگ بھی للچائی ہوئی نظروں سے سمینہ اور شاہ پری کی طرف دیکھ رہے تھے۔ موسیٰ خان، محمد عمر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہمارے کھانے کا بندوبست کرو، بھوک بہت لگ رہی ہے، تھوڑا انتظار تو کرنا ہی پڑے گا۔ موسیٰ خان کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ بیٹھو تم لوگ بیٹھو، محمد عمر نے شارق وغیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ دوسرے آدمیوں سے قدرے ہٹ کر بیٹھ گئے۔ محمد عمر نے بتایا کہ موسیٰ خان اس گروہ کا نائب صدر ہے۔ کچھ دیر بعد وہ بھی اٹھ کر غار کے دوسرے حصے میں چلا گیا۔ شارق سرگوشیوں میں اپنے ساتھیوں سے باتیں کرنے لگا۔ ہمیں یہاں بہت محتاط رہنا ہوگا سمینہ، شارق اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے ان لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں لگتی۔ یہ لوگ کسی وقت بھی کوئی حرکت کر سکتے ہیں۔ ان کی تو آنکھوں میں نے بھی عوض کی چمک دیکھ لی ہے، سمینہ نے جواب دیا۔ لیکن مطمئن رہو، اگر ان لوگوں نے کوئی حرکت کی تو آسانی سے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یہ ڈاکو لوگ اپنے سرداروں کا بڑا حکم مانتے ہیں، 9 لکھے نے کہا۔ محمد عمر نے انہیں بتا دیا ہے کہ ہم تور خان کے مہمان ہیں اور میرا خیال ہے تور خان کے آنے سے پہلے یہ لوگ کوئی حماقت نہیں کریں گے۔ کسی کی نیت کا کوئی بھروسہ نہیں، ہمیں بہرحال محتاط رہنا ہوگا، شارق نے کہا۔ وہ لوگ بیٹھے سرگوشیوں میں باتیں کرتے رہے۔ رائفل انہوں نے اپنے قریب ہی رکھی ہوئی تھی تاکہ کسی ہنگامی صورتحال میں انہیں استعمال کیا جا سکے۔ کھانا انہیں تقریباً 1 گھنٹے بعد ملا تھا، وہی توے کی پکی ہوئی موٹی موٹی روٹیاں اور تلا ہوا خشک گوشت۔ میرا خیال اس ملک کے لوگ باسی کھانا کھانے کے عادی ہیں، 9 لکھے نے گوشت کا ایک ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے کہا۔ باسی نہیں، یہ تازہ کھانا ہے، ابھی تیار کیا گیا ہے، محمد عمر نے کہا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا، یہاں کے لوگ زیادہ تر سوکھا ہوا گوشت ہی کھاتے ہیں۔ اوہ، محمد عمر بولا، بات یہ ہے کہ اس ملک کی زیادہ آبادی چھوٹی چھوٹی بستیوں کی صورت میں پھیلی ہوئی ہے۔ بہت سی بستیوں میں قصاب کی دکانیں نہیں ہیں۔ لوگ جانوروں کو ذبح کر کے گوشت سکھا لیتے ہیں اور ضرورت کے مطابق استعمال کرتے رہتے ہیں۔ 9 لکھے نے اس مرتبہ کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموشی سے کھانا کھاتا رہا۔ دوسرے آدمی ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھے کھانا کھاتے رہے۔ شارق نے محسوس کیا کہ موسیٰ خان اور اس کے 2 ساتھی بار بار کنکیوں سے سمینہ اور شاہ پری کی طرف دیکھ رہے تھے۔ محمد عمر، یہ موسیٰ خان کیسا آدمی ہے؟ شارق نے اس کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ بہت بڑا دیوس، محمد عمر نے بھی سرگوشی میں جواب دیا۔ اس لیے تو تور خان نے خاص طور پر تم لوگوں کے بارے میں پیغام بھجوایا تھا کہ اس کے مہمان ہیں اور انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ لیکن مجھے اس کی نیت پر شبہ ہو رہا ہے، شارق بولا۔ ہم لوگ جب سے یہاں آئے ہیں موسیٰ اور اس کے ساتھی سمینہ اور شاہ پری کو گھور رہے ہیں۔ مجھے بھی یقین ہے کہ لڑکیوں کے بارے میں اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، محمد عمر نے جواب دیا۔ لیکن تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر اس نے کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو نمٹ لیں گے۔ تور خان بھی اس سے خوش نہیں ہے، یہ سردار بننے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اور تور خان کیسا آدمی ہے؟ شارق نے پوچھا۔ وہ تاجک ہے، محمد عمر نے جواب دیا۔ تاجکستان میں اس پر کئی لوگوں کے قتل کا الزام ہے، وہ فرار ہو کر یہاں پہنچ گیا تھا۔ یہاں بھی کئی آدمی اس کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ کابل میں ایک بڑے پولیس افیسر کو اس نے ہاتھوں سے گلا گھونٹ کر ہلاک کیا تھا۔ اب اس کی ساری زندگی پہاڑوں میں گزرے گی۔ اور عورتوں کے بارے میں اس کا رویہ کیسا ہے؟ شارق نے ایک اور سوال کیا۔ عورت ہر مرد کی کمزوری ہے، محمد عمر نے جواب دیا۔ حسین اور جوان لڑکیاں تو ان جیسے لوگوں کو کچھ بھی کرنے پر مجبور کر سکتی ہیں۔ وہ کنکیوں سے سمینہ اور شاہ پری کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے یاد ہے تقریباً 3 مہینے پہلے موسیٰ خان کسی عورت کو اٹھا لایا تھا جسے تور خان نے اس سے چھین لیا تھا۔ اس بات پر دونوں میں ناراضگی بھی پیدا ہو گئی تھی۔ وہ عورت کئی روز تک تور خان کے پاس رہی، پھر وہ اسے لے کر کہیں چلا گیا تھا۔ کئی روز بعد واپس آیا تو وہ عورت اس کے ساتھ نہیں تھی۔ کیا تور خان اور موسیٰ خان میں اس عورت کے لیے جھگڑا بھی ہوا تھا؟ نہیں، محمد عمر نے جواب دیا۔ تور خان کے کہنے پر موسیٰ خان نے وہ عورت خاموشی سے اس کے حوالے کر دی تھی، لیکن میں جانتا ہوں کہ ان میں رنجش پیدا ہو گئی تھی۔ موسیٰ خان کے دل میں اب بھی ناراضگی ہے۔ شارق نے انکارا بھرا، کیا رات کو ہمیں یہی سونا پڑے گا؟ میرا مطلب ہے اسی غار میں ایک چھوٹا سا غار اور بھی ہے، محمد عمر نے کہا۔
غار کا وہ حصہ دراصل تور خان کے استعمال میں رہتا ہے، تم لوگ چاہو تو وہاں سو جانا۔ ٹھیک ہے، ہم وہیں سوئیں گے، شارق نے جواب دیا۔ کھانا کھانے کے بعد محمد عمر انہیں غار کے ایک اور حصے میں لے آیا۔ غار کا یہ حصہ کسی چھوٹے کمرے کی طرح تھا، جس کے فرش پر چٹائی اور اس پر بھیڑ کی کھالوں سے بنا ہوا گدا سا بنا ہوا تھا۔ ایک دیوار میں کیل ٹھونکے ہوئے تھے جس پر کچھ کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ اسی غار کے پچھلے حصے میں یقیناً چھوٹی چھوٹی دردیں بھی یا سوراخ تھے جن سے تازہ ہوا اندر آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم لوگ سو جاؤ، اب صبح ملاقات ہوگی، محمد عمر کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ وہ لوگ دیواروں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ شارق اور 9 لکھا بھی غار کے دروازے نما دہانے کے دائیں اور بائیں طرف بیٹھے تھے، جبکہ سمینہ اور شاہ پری پچھلے حصے میں چلی گئی تھی۔ اوڑھنے کے لیے بھی بھیڑ کی کھالیں ہی رکھی ہوئی تھی۔ سمینہ اور شاہ پری نے لیٹ کر وہ کھالیں اوڑھ لی اور کچھ ہی دیر بعد نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ شارق باؤ، 9 لکھے نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، ہم تو وحشیوں میں گر گئے ہیں، جب تک یہاں سے نکل نہیں جاتے چین سے سو بھی نہیں سکتے، خاص طور پر یہاں تو ہمیں جاگ کر پہرا دینا پڑے گا۔ ایسا کرو، تم سو جاؤ، میں جاگ رہا ہوں، آدھی رات کے بعد میں تمہیں جگا دوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ طریقہ مناسب رہے گا، شارق نے جواب دیا اور بھیڑ کی کھال اوڑھ کر نیند دراز ہو گیا۔ 9 لکھے نے اپنی جگہ بدل لی، اب وہ ایسی جگہ پر بیٹھ گیا جہاں سے وہ دروازے کے باہر تک دیکھ سکتا تھا۔ شارق گہری نیند سو رہا تھا، تھکن سے اسے ایسی نیند آئی کہ کچھ ہوش نہ رہا، گویا وہ مردوں سے شرط باندھ کر سویا تھا۔ اور جب اس کی آنکھ کھلی تو 9 لکھے کو غار کے دروازے کے قریب بیٹھے دیکھ کر چونک گیا۔ تم بڑی جلدی جاگ گئے، سوئے نہیں کیا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تم سو رہے تو میں کیسے سوتا؟ 9 لکھا بولا۔ کیا مطلب ہے؟ شارق آنکھیں ملنے لگا۔ رات کو ہم دونوں میں یہ طے ہوا تھا کہ آدھی رات تک تم سو گے اور میں جاگوں گا، پھر تم جاگ جاؤ گے اور میں سو جاؤں گا۔ 9 لکھا اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے تمہیں جگانے کی بہت کوشش کی شارق بہو، مگر تم تو شاید مردوں سے شرط باندھ کر سوئے تھے۔ اوہ، شارق کو سب کچھ یاد آ گیا۔ مجھے افسوس ہے 9 لکھے، اچھا اب میں جاگ گیا ہوں تو تم سو جاؤ۔ میں نے تو اب سونا ہی ہے، 9 لکھے نے جمائی لیتے ہوئے کہا اور ذرا آگے بڑھ کر فرش پر لیٹ گیا۔ شارق کے ذہن پر کچھ دیر تک غنودگی سی چھائی رہی اور پھر وہ پوری طرح بیدار ہو گیا۔ اس نے سمینہ اور شاہ پری کی طرف دیکھا، وہ دونوں ابھی تک گہری نیند سو رہی تھی۔ غار میں لالٹین جل رہی تھی، باہر والے غار میں پیٹرومیکس جل رہا تھا اور یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ دن طلوع ہوا تھا یا نہیں۔ اس نے جان کر باہر دیکھا، موسیٰ خان اور اس کے 2 ساتھی سوئے ہوئے تھے جبکہ باقی وہاں موجود نہیں تھے۔ شارق اٹھ کر اس چھوٹے سے غار سے باہر نکل آیا، رائفل اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا غار کے بیرونی حصے کی طرف چلنے لگا۔ موڑ گھوم کر اس نے باہر کی طرف جھانکا۔ غار کے دانے کے باہر کھلی جگہ پر محمد عمر اور 3-4 آدمی نماز پڑھ رہے تھے اور دن کا اجالا پھیل رہا تھا۔ تقریباً 7 بجے سبھی لوگ جاگ گئے اور غار میں گہما گہمی شروع ہو گئی۔ سمینہ اور شاہ پری بھی جاگ گئی۔ سمینہ نے 9 لکھے کو جگانا چاہا مگر شارق نے اسے منع کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ 9 لکھا اپنی نیند پوری کر لے۔ سمینہ اور شاہ پری کے جاگنے کے بعد شارق کے لیے ایک نئی پریشانی پیدا ہو گئی۔ سمینہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ پریشان سا ہو گیا، لیکن اس پریشانی کو دور کرنے کا ایک ہی حل تھا۔ وہ دونوں کو لے کر غار سے باہر آ گیا۔ دھوپ نکل آئی تھی۔ موسیٰ خان اور اس کے 2 ساتھی ایک طرف بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ فاصلے پر محمد عمر 2 آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک طرف پتھر رکھ کر چولہا بنا ہوا تھا جس میں چیڑ کی موٹی موٹی لکڑیاں جل رہی تھی اور ایک آدمی روٹیاں پکانے کی تیاری کر رہا تھا۔ شارق کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ وہ دونوں لڑکیاں اسے 2-3 قدم پیچھے تھی۔ شارق ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر غار کے دانے کی دائیں طرف چٹان میں ایک دراڑ کی طرف بڑھ گیا۔ آگے جا کر یہ دراڑ خاصی کشادہ ہوگی۔ وہ تینوں اس دراڑ میں چلتے اس جگہ پر نکل آئے جہاں ہر طرف بڑے بڑے پتھر پھیلے ہوئے تھے۔ شارق وہیں رک گیا اور سمینہ کو اشارہ کیا۔ سمینہ اور شاہ پری ان پتھروں میں چلتی چلی گئی۔ ان کی واپسی تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہوئی۔ شارق وہیں بیٹھا ہوا تھا جہاں وہ دونوں سے چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ تینوں اسی راستے پر چلتے ہوئے غار میں واپس آ گئے۔ موسیٰ خان اور عمر اس وقت بھی اپنے آدمیوں کے ساتھ وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ واپسی پر شارق نے محسوس کیا کہ موسیٰ خان گہری نظروں سے سمینہ اور شاہ پری کو دیکھ رہا تھا۔ سمینہ اور شاہ پری تو غار کے اندر چلی گئی اور شارق وہیں محمد عمر کے پاس بیٹھ گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد روٹیاں پک گئی اور بغیر دودھ کے چائے بھی تیار ہو گئی۔ موسیٰ خان اور اس کے ساتھی تو وہیں بیٹھے ناشتہ کرنے لگے۔ البتہ محمد عمر شارق وغیرہ کا حصہ لے کر اس کے ساتھ غار میں آ گیا۔ وہ 3 دن تک یہاں پڑے رہے، کبھی غار کے دانے کے سامنے آ کر کھلی جگہ پر بیٹھ جاتے اور کبھی غار میں آ کر لیٹ جاتے۔ ان کا 3 دن کا یہ وقت بڑی اذیت میں گزرا۔ تور خان کے ساتھ 3 آدمی واپس آئے تھے۔ 3 ملک توتی خان کے گاؤں میں پولیس سے ہونے والے مقابلے میں مارے گئے۔ تور خان نے وہاں کی جو صورتحال بتائی تھی وہ بڑی خوفناک تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق تقریباً 100 پولیس والوں نے بستی کو گھیرے میں لے لیا تھا۔
पहले तो राइफलों और सब मशीन गनों से फायरिंग होती रही, फिर दोनों तरफ से लाइट मशीन गन्नें इस्तेमाल होने लगी। अफगानिस्तान के किसी भी इलाके में रूसियों के छोड़े हुए असला और गोला बारूद की कमी न थी। बाद बस्तियों में लोगों के पास रॉकेट भी मौजूद थे। मलिक तोती खान के आदमियों ने भी पुलिस पर 2 रॉकेट फायर किए थे, जिसके जवाब में पुलिस ने बस्ती पर रॉकेटों की बारिश कर दी। कई घर खंडर बन गए। मलिक तोती खान समेत बस्ती के दर्जनों आदमी मारे गए थे, जिनमें तूर खान के 3 आदमी भी शामिल थे। तूर खान को वहां से भागना पड़ा। वो अपने 3 साथियों के हमरा बड़ी मुश्किल से पुलिस का घेरा तोड़कर फरार होने में कामयाब हो सका था। पुलिस की एक पार्टी ने कई घंटों तक उसका पीछा किया, लेकिन बुलंद पहाड़ों में पहुंचकर वो पुलिस वालों को धोखा देकर वहां से निकल आने में कामयाब हो गया। मलिक तोती खान से अपने ताल्लुकात के बारे में तूर खान ने बताया कि वो लोग जब भी गर्दीज की तरफ जाते, मलिक तोती खान ही के मेहमान बनते थे। तूर खान ने एक मौके पर मलिक तोती खान की मदद की थी। उसके दुश्मन कबीले के लोग उसे अगवा करके ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में तूर खान ने अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचा लिया था। अपने दुश्मनों से अपनी जान बच जाने पर मलिक तोती खान तूर खान का एहसान मानता। उसे बाद में ये भी पता चल गया था कि तूर खान डाकू है, बागी है, मफरूर है और हुकूमत को उसकी तलाश है, लेकिन वो वक्तन फवक्तन इसकी मदद करता ही रहता था। वो जब इस इलाके में होता तो मलिक तोती खान उसे पुलिस की सरगर्मियों से आगाह रखता। मलिक तोती खान ने पहली मर्तबा उसे अपनी मदद के लिए बुलाया था और तूर खान को अफसोस हो रहा था कि वो मलिक तोती खान की कोई मदद न कर सका। अपने 3 आदमी मरवा लेने के बावजूद मलिक तोती खान को जिंदा नहीं बचा सका। तूर खान को वापस आए हुए 2 रोज हो गए और इसी दौरान शारिक ने महसूस किया था कि वो शाह परी पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो रहा था। शारिक उसकी आंखों में मैल भी नजर आने लगा। ये 3 दिन की बात थी। शारिक समीना और शाह परी के साथ पहाड़ों में घूम रहा था। नौलख भी उसके साथ था। वो लोग एक जगह बैठ के उन अतराव में चीड़ के दरख्तों की बहुतात थी। दरख्तों की चोटियां आसमान को छूती हुई महसूस हो रही थी। जमीन पर इधर उधर चीड़ के फल बिखरे हुए थे। ये फल लट्टू की तरह थे, आगे से नोकदार और पीछे से लट्टू की तरह थे। देखने में बिल्कुल लट्टू ही लगते थे, लेकिन इन पर अंगूठे के नाखूनों की तरह तह दर तह मोटी मोटी तह थी और ये परतें इतनी सख्त थी कि इन्हें हाथ से तोड़ना मुमकिन नहीं था। समीना को 3-4 ऐसे फल मिल गए जिनके परत किसी कदर खुले हुए थे। वो उसे पत्थर से तोड़ने लगी और उसे ये जानकर बड़ी हैरत हुई कि इनके अंदर से चलगोजे निकल रहे थे। शारिक, समीना और नौलखे के लिए इंकिशाफ खासा दिलचस्प साबित हुआ था कि चलगोजे चीड़ के दरख्त पर लगते थे। शाह परी भी उनके लिए इधर उधर घूमकर चलगोजे के लट्टूनुमा फल जमा कर रही थी और वो उन लट्टुओं को पत्थरों से तोड़ तोड़ कर उनमें से चलगोजे निकाल रहे थे। शाह परी किसी कदर दूर निकलकर पत्थरों के पीछे उनकी निगाहों से ओझल हो गई। वो लोग चलगोजे तोड़ने में मसरूफ थे। उन्होंने शाह परी की अदम मौजूदगी को महसूस नहीं किया, लेकिन आधे घंटे बाद समीना को अचानक ही उसका ख्याल आ गया। अरे ये शाह परी कहाँ गई? वो इधर उधर देखते हुए बोली, हमारे लिए लट्टू जमा कर रही है, यहीं कहीं होगी। शारिक ने जवाब दिया और हाथ में पकड़े हुए एक लट्टू पर पत्थर मारने लगा और फिर अचानक ही एक नुस्वानी चीख की आवाज सुनकर वो उछल पड़े। ये चीख कैसी थी? समीना बदहवास ही होगी, आवाज तो शाह परी की थी। शारिक इधर उधर देखते हुए बोला, मेरा ख्याल है चीख की आवाज उस तरफ से आई थी। उसने एक तरफ इशारा किया और पत्थरों पर चढ़ने लगा। समीना और नौलखा भी उसके पीछे ही थे। चीख की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। शारिक पत्थरों पर दौड़ता चला गया। चीखने की आवाजें मुसलसल उसके कानों से टकरा रही थी। तकरीबन 100 गज का फासला तय करने के बाद शारिक एक झटके से एक जगह रुक गया। तकरीबन 20 गज आगे जो मंजर उसे नजर आया वो बहुत ही खौफनाक और सनसनीखेज था। तूर खान ने शाह परी को दबोच रखा था। शाह परी के जिस्म पर लिबास नाम की कोई चीज ना थी। वो तूर खान के शिकंजे में फंसी बुरी तरह मचल और चीख रही थी। तूर खान के 2 आदमी एक तरफ खड़े कहके लगा रहे थे। ये मंजर देखकर शारिक का दिमाग घूम गया। तूर खान, वो राइफल संभालते हुए चीखा, इस लड़की को छोड़ दो वरना तुम्हें गोलियों से छीलनी कर दूंगा। तूर खान उसके साथियों ने घूमकर उसकी तरफ देखा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तूर खान ने भी चीख कर जवाब दिया, मैंने तुम लोगों को यहाँ इसलिए नहीं भेजा था कि मेहमान बनकर मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहो। इस लड़की को मैंने देखते ही पसंद कर लिया था, इसलिए तुम लोगों को मोहम्मद उमर के साथ इस तरफ भेज दिया था। जाओ वापस चले जाओ शारिक, और मुझे अपना काम करने दो। अगर तुमने इस लड़की को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। तूर खान, छोड़ दो इस लड़की को, शारिक चीखा। तूर खान जिस चीज को पसंद कर लेता है उसे हर कीमत पर हासिल कर लेता है। तूर खान ने कहा, वापस चले जाओ शारिक, अब दुनिया की कोई ताकत इस लड़की को मुझसे नहीं छीन सकती। मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ तूर खान। शारिक ने चीख कर कहा, अगर तुमने शाह परी को ना छोड़ा तो मैं फायर खोल दूंगा। मैं 3 तक गिनूंगा। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर उसने गिनती शुरू कर दी। तूर खान के दोनों साथियों ने राइफलें सीधी कर ली। तूर खान और उसके दोनों साथियों का ख्याल था कि शारिक फायर खोलने की हमाकत नहीं करेगा। वो तो शायद यही समझ रहे थे कि ये चारों उनके कब्जे में हैं। वो इनके साथ जो चाहें कर सकते हैं। इन पहाड़ों में कोई उनकी मदद को नहीं आएगा।
वैसे भी आबादी से मीलों दूर इन पहाड़ों में डाकुओं के गिरोह के मुकाबले में कौन आ सकता था। शारिक ने 3 कहा और गोली चला दी। गोली तूर खान के पैरों से चंद फुट के फासले पर लगी। ये तुम्हारे लिए वार्निंग है तूर खान, शारिक चीखा। अब अगर तुमने उस लड़की को ना छोड़ा तो दूसरी गोली तुम्हारे सर में लगेगी। तूर खान के दोनों साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। शारिक पत्थर की आड़ में हो गया। उसने गर्दन घुमाकर देखा, उसके दाईं बाईं थोड़े थोड़े फासले पर समीना और 9 लक्का भी पत्थरों की आड़ में पोजीशन ले चुके थे। इन्होंने भी फायरिंग शुरू कर दी। तूर खान के साथी भी पत्थरों में पोजीशन ले चुके थे। तूर खान कदरे खुली जगह पर था और शाहपरी को दबोचे हुए था। शाहपरी अपने आप को छुड़ाने के लिए बुरी तरह मचल रही थी। तूर खान अब उसे घसीटकर पत्थरों की आड़ में ले जाने की कोशिश कर रहा था। शारिक ने बड़ी एहतियात से निशाना लेकर ट्राइगर दबा दिया। गोली तूर खान के कंधे पर लगी और वो चीखता हुआ पीछे गिर गया। शाहपरी ने उसकी गिरफ्त से आजाद होते ही दौड़ लगा दी। दौड़ते उसका पैर उलट गया। वो मुंह के बल गिरी और उसका उसी तरह गिरना ही उसकी जिंदगी की जमानत बन गया। अगर वो ना गिरती तो तूर खान के एक साथी की चलाई हुई गोली उसकी खोपड़ी उड़ा देती। शाहपरी उठने की बजाय जमीन पर रेंगती हुई पत्थरों की आड़ में चली गई। अपने पीछे फायरिंग की आवाज सुनकर शारिक चौंक गया। उसने तेजी से मुड़कर देखा। उसके पीछे ऊंचे पत्थर पर मोहम्मद उमर राइफल संभाले खड़ा था। शारिक को सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। मोहम्मद उमर ने ट्रैगर दबा दिया। गोलियों की बाढ़ शारिक के सर के बहुत ऊपर से गुजर गई। फिक्र मत करो शारिक भाई, मोहम्मद उमर ने चीख कर कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने सब कुछ देख लिया है। बेगैरत हैं ये लोग, इन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। शारिक के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। उसे इत्मीनान हुआ लुटेरों और खूनियों की इस गिरोह में कम से कम एक आदमी इनकी हमायत में तो था। मोहम्मद उमर दौड़ता उसके करीब पहुंच गया। तुम यहीं रुको, मैं उन्हें पिछली तरफ से जाकर घेरता हूँ। शारिक ने उमर की तरफ देखते हुए कहा और पत्थरों में एक तरफ दौड़ता चला गया। 9 लक्के और समीना ने भी मोहम्मद उमर को देख लिया था। समीना के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। शारिक दौड़ता हुआ तूर खान और उसके साथियों की पिछली तरफ चला गया। वो तीनों पत्थरों की आड़ में छुपे समीना वगैरह पर फायरिंग कर रहे थे। तूर खान एक कंधा जख्मी होने के बावजूद उन पर गोलियां बरसा रहा था। तूर खान, शारिक चीखा, अब तुम बचकर नहीं जा सकते। तूर खान ने एकदम पीछे मुड़कर देखा। उसने राइफल सीधी करना चाहिए लेकिन मौका नहीं मिल सका। शारिक की राइफल से निकली हुई गोलियों ने उसे छिलनी कर दिया। उसका दूसरा साथी भी शारिक की गोलियों का निशाना भर गया। तीसरे आदमी ने एक तरफ दौड़ लगा दी लेकिन वो चंद गज से आगे नहीं जा सका था क्योंकि मोहम्मद उमर की गोलियों ने उसे ढेर कर दिया। शारिक ने पत्थरों से छलांग लगा दी और उस तरफ दौड़ा जहां शाहपरी पत्थरों के पीछे छुपी हुई थी, लेकिन शाहपरी वहां नहीं थी। वो शाहपरी को आवाजें देता हुआ एक तरफ दौड़ता रहा और फिर उसे शाहपरी नजर आ गई। वो एक तरफ दौड़ी जा रही थी। शारिक का दिल उछलकर हल्क में आ गया। उसे समझने में देर न लगी कि शाहपरी क्या करने जा रही थी। वो जिस तरफ दौड़ रही थी आगे सैकड़ों फुट गहरा खड्ड था और वो यकीनन उस खड्ड में छलांग लगाना चाहती थी। शाहपरी रुक जाओ, शारिक चीखा, लेकिन शाहपरी नहीं रुकी। वो दौड़ती रही। शारिक भी तेजी से दौड़ने लगा और बिलाकर शाहपरी के करीब पहुंच गया। खड्ड का किनारा सिर्फ चंद गज के फासले पर रह गया था। शारिक ने दौड़ते हुए छलांग लगा दी और शाहपरी को साथ लेता हुआ जमीन पर गिरा और वो दोनों दाईं तरफ ढुलान पर लुढ़कने लगे। शारिक ने शाहपरी को अपनी बाहों की लपेट में ले रखा था। अगर वो शाहपरी को गिरफ्त में लेने में कामयाब ना होता तो शाहपरी सैकड़ों फुट गहरे खड्ड में जा गिरी होती, लेकिन शारिक ने ऐन आखिरी लम्हों में मौत के मुंह में जाने से उसे बचा लिया था। वो ढुलान ज्यादा खतरनाक नहीं थी। 15-16 फुट लुढ़कने के बाद वो एक पत्थर से टकरा कर रुक गए। शारिक ने अब भी शाहपरी को अपनी बाहों की लपेट में ले रखा था। शाहपरी के जिस्म पर लिबास नाम का एक चीथड़ा तक नहीं था। इस बात का एहसास होते उसने शाहपरी को छोड़ दिया और उसकी तरफ से रुख बदल कर बैठ गया। शाहपरी की सिसकियां उसके कानों से टकरा रही थी। तो तुमने मुझे क्यों बचाया? मर जाने दिया होता मुझे, शाहपरी सिसकियां भरते हुए कह रही थी। इस जिल्लत के बाद मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। मेरा ख्याल है हम बर वक्त पहुंच गए थे और वो देवस अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका था। शारिक ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा, लेकिन उसने मुझे सबके सामने नंगा कर दिया। हिम्मत से काम लो शाहपरी। शारिक ने उसकी बात काट दी। तुम्हारी इज्जत बच गई। खुदा का शुक्र है कि वो लोग अपने गिनौने मकसद में कामयाब नहीं हो सके थे। लो ये पहन लो। मैं समीना को बुलाता हूँ। उसने कमीज उतार कर शाहपरी की तरफ बढ़ा दी। शाहपरी ने कमीज पहन ली और एक पत्थर की आड़ में सिमट कर बैठ गई। शारिक उठकर ढुलवान के ऊपर आ गया और समीना और मोहम्मद उमर को आवाजें देने लगा। कुछ ही देर बाद वो तीनों वहां पहुंच गए। मोहम्मद उमर के कंधे पर एक चादर पड़ी हुई थी। अक्सर अफगान ऐसी चादरें भी अपने कंधों पर डाले रखते थे। मोहम्मद उमर, ये चादर मुझे दे दो। शारिक ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मोहम्मद उमर ने चादर उतार कर उसकी तरफ बढ़ा दी। शारिक ने ढुलान पर उतरकर वो चादर उस पत्थर के पीछे फेंक दी जहां शाहपरी सिमटी बैठी थी। कुछ देर बाद वो चादर जिस्म पर लपेट कर बाहर आ गई। उसकी नजरें झुकी हुई थी। समीना ने आगे बढ़कर उसे अपने साथ लिपटा लिया। शाहपरी फूट फूट कर रोने लगी और फिर अचानक ही वो लोग उछल पड़े।
वैराना अचानक ही फायरिंग की आवाजों से गूंज उठा। मोहम्मद उमर दौड़ता हुआ एक तरफ चला गया और फारसी जबान में चीख चीख कर कुछ कहने लगा, मगर फायरिंग रुकी नहीं, बल्कि उसमें कुछ और शिद्दत आ गई थी। शारक वगैरह भी मोहम्मद उमर के पास पहुंच गए। मोहम्मद उमर ने बताया कि दूसरे लोगों को तूर खान की मौत का पता चल गया है और मूसा खान तूर खान के बाद साथियों को खत्म करके गिरोह पर काबिज होना चाहता है। अगर मूसा खान गिरोह का सरदार बन गया तो हमारे लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। शारक ने कहा, फिक्र मत करो, ऐसा नहीं होगा, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। मोहम्मद उमर ने कहा और एक तरफ दौड़ता चला गया। शारक नौलखा और समीना राइफलें संभाले तैयार खड़े थे। शाहपरी एक पत्थर से टेक लगाए बैठी थी। फायरिंग की आवाजों के दरमियान मोहम्मद उमर और कुछ लोगों की चीखने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। तकरीबन 5 मिनट बाद मोहम्मद उमर दोबारा उनके पास आ गया। गिरोह के 10-12 आदमी हमारा साथ देने को तैयार हैं, जबकि चंद आदमी मूसा खान के साथ हैं। तुम लोग फिक्र मत करो, मेरे साथ आओ, मोहम्मद उमर ने कहा और वो सब एक तरफ भागते गए। तकरीबन 2 घंटों तक वीराना फायरिंग की खौफनाक आवाजों से गूंजता रहा और ये फायरिंग उस वक्त रुकी थी जब मूसा खान और उसके सारे साथी खत्म हो गए थे। पत्थरों में मुख्तलिफ जगहों पर लाशें बिखरी हुई थी। उन लोगों की लाशें वहीं पड़ी रहने दी, अलबत्ता उनका असला जमा कर लिया गया और गार के सामने खुली जगह पर वो आ गए। मोहम्मद उमर गिरोह के आदमियों को बता रहा था कि झगड़ा किस तरह शुरू हुआ था। उसने बताया कि अगर शारक बर वक्त ना पहुंच जाता तो शाहपरी की इज्जत लुट चुकी होती। तूर खान और उसके साथियों ने रवायात से गद्दारी की थी, मेहमानों के साथ ज्यादती करके अफगान कौम को रुसवा करने की कोशिश की थी। उसे और उसके साथियों को उनके जुर्म की सजा मिल गई। मोहम्मद उमर ने शारक को हीरो बनाकर उनके सामने पेश किया और फिर सब ने मुत्तफिका तौर पर शारक को गिरोह का सरदार तस्लीम कर लिया। शारक का दिमाग घूम गया, वो सोच भी नहीं सकता था कि इस किस्म की सूरत-ए-हाल भी पैदा हो सकती है। गिरोह के लोग शारक के नाम के नारे लगा रहे थे और फिर सब ने अपनी अपनी राइफलें शारक के कदमों में ढेर कर दी। ये उसे बाकायदा सरदार तस्लीम करने का ऐलान था। शारक पेशावर डाकू नहीं था, वो अच्छी तरह जानता था कि गिरोह का सरदार बनने का मतलब क्या है और वो यहाँ फंसना नहीं चाहता था। उसे सारी जिंदगी यहाँ नहीं रहना था। वो जानता था कि वो किसी चक्कर में फंस कर यहाँ आया था। मुल्क भर की पुलिस उनके पीछे लगी हुई थी और वो अपने साथियों को लेकर इस मुल्क से निकल जाना चाहता था, मगर खूनियों की इस गिरोह की सरदारी कबूल कर लेने का मतलब था कि वो लोग यहीं फंस कर रह जाएं और कभी वापस नहीं जाएंगे। वो कुछ कहना चाहता था मगर नौलखे ने उसके पैर पर पैर रख दिया और सामने बैठे हुए लोगों की तरफ देखते हुए बोला, भाइयों, शारक बाबू ने गिरोह की सरदारी कबूल कर लिया, तुम सबको मुबारक हो। अब यहाँ कोई तूर खान और मूसा खान पैदा नहीं होगा। शारक बाबू ऐसा आदमी है जो दूसरों के लिए अपनी जान दे सकता है, दूसरों की इज्जत बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकता है। ये अपने फर्ज से कभी गद्दारी नहीं करेगा और तुम सब का ख्याल रखेगा। फिजा एक बार फिर सरदार जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी।